क्या हनुमान बेनीवाल की आक्रोश रैली से संदेश मिल गए हैं कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 रद्द होने जा रही है? क्या सरकार राजस्थान हाईकोर्ट में ये बताएगी कि अगर परीक्षा कोर्ट रद्द करता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है? जिस तरह से आज आक्रोश रैली में लोग राजस्थान भर से आए और इस प्रचंड गर्मी में आए, लोग कहने लगे हैं राजस्थान में तो न जाने कितने लाल, पर राजस्थान का एक ही वाल, बेनीवाल बेनीवाल बेनीवाल। क्या वाकई हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजस्थान का मजबूत वॉल, मजबूत दीवार बनेंगे जिसके ऊपर तीसरी पार्टी छत डाल पाएगी? पता नहीं। मगर हाल के दिनों में जयपुर में जितनी बड़ी रैलियां मैंने देखी थी, उसमें सबसे बड़ी रैली करके हनुमान बेनीवाल ने आज सरकार के सामने, विपक्ष के सामने, अपने प्रतिद्वंदियों के सामने, सबके सामने एक चुनौती रखी है कि जो लोग ये समझते थे कि बेनीवाल का खेल खत्म हो गया है, युवाओं में सिर चढ़कर जादू बोल रहा है। हनुमान बेनीवाल का जाटों का नेता बनने के लिए बहुत सारे जाट नेता घूमते फिर रहे हैं, मगर जाट युवाओं में जो घर हनुमान बेनीवाल ने उनके दिल में बनाया है, वो इन नेताओं के जो हनुमान बेनीवाल के बरक्स खड़ा होना चाहते हैं, मुश्किल सा कार्य है। जो आज देख रहे होंगे जयपुर की रैली में किस तरह से कितना उत्साह था। मेरे पीछे आप दृश्य देखते जाइए, वैसे आप देख रहे होंगे, मगर हनुमान बेनीवाल क्या जिस रास्ते को खोजे हैं, जिस रास्ते को तलाश रहे हैं, वो संभव हो पाएगा? उन्होंने कहा अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? 70 साल से जिसकी तलाश में भटक रहे हो, अगर इसी तरह से हालात बने रहे तो 30 साल और भटकोगे। किसान का बेटा राजस्थान की गद्दी पर बैठेगा और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर वो निशाना साध रहे थे, मगर एक तीर से कई निशाने कर रहे थे, वो कई निशाने साध रहे थे। और आखिर में जब रैली का समापन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बीजू जॉर्ज जोसेफ, जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। हर अधिकारी यहां का पक्का नेता हो गया है बयान देने में। सुनवाएंगे वो बातचीत, मगर ये दृश्य देखिए आप, हनुमान बेनीवाल का है, जब आज की युवा आक्रोश महारैली में वो बोल रहे थे। आज काफी व्यवस्थित मंच लग रहा था हनुमान बेनीवाल का, और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पहली ऐसी रैली है कि मैं कहीं नहीं गया कहने के लिए कि इस रैली में आओ, इस सभा में आओ, मगर क्या वाकई युवाओं में इतना आक्रोश है कि वो अपने पैसे से किराया भाड़ा लगाकर इस प्रचंड गर्मी में जयपुर पहुंचे हैं? अगर ये आक्रोश है तो फिर जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार की विदाई हुई थी, भजनलाल सरकार को भी सावधान हो जाना चाहिए। पेपर लीक का मसला आपको दिखता नहीं है, मगर अशोक गहलोत की विदाई में बड़ी भूमिका थी। और फिर भजनलाल शर्मा के लिए ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है कि भजनलाल शर्मा के सरकार में आने के बाद ही सब इंस्पेक्टर परीक्षा का खुलासा हो पाया, वरना ये अब तक थानों में बैठे रहते और थानाधिकारी बनकर न जाने क्या क्या हाल कर रहे होते। पर ये देखिए, इस दृश्य को देखिए किस तरह से भीड़ आई है और इस प्रचंड गर्मी में आई है। देखिए, हमेशा से प्रशासन का अपना अनुमान रहा है, कार्यकर्ताओं का अपना अनुमान रहा है, और इस भीड़ को देख रहे हैं आप। मैं नहीं देखा अभी हाल के फिलहाल दिनों में कि जयपुर में किसी रैली में इतनी भीड़ हुई हो। अभी पूरी कांग्रेस ने रैली की थी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे। 5000 मुश्किल से लोग आए थे, मगर कहा जा रहा है कि आज की सभा में 50,000 की संख्या पार कर गई है। हालांकि देखिए, जो खुफिया विभाग है वो सरकार की मंशा के अनुसार अपनी रिपोर्ट देती है, पत्रकारों की राय अलग होती है, मगर
हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यह संख्या 50,000 की पार कर गई है, जबकि हनुमान बेनीवाल ये मान के चल रहे थे, कल राजस्थान तक को दिए इंटरव्यू में कह रहे थे कि इस गर्मी में 40,000 भी आ जाए तो 1 लाख के बराबर है। इसीलिए आज कह रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि मैं जेल चला जाऊं तो आप भूल जाओगे, लेकिन अब हमारे अंदर लड़ने का हौसला हो गया है। अब मुझे ये अंदाजा हो गया है कि जेल से छुड़ा लाओगे। उत्साह इतना भर गया था कि कहने लगे थे कि भीड़ को देखकर मन कर रहा है कि भजन लाल शर्मा के घर की तरफ निकल जाऊं। मगर हनुमान बेनीवाल बहुत चतुर नेता हैं। वो जानते हैं कि टकराव से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो नरेश मीणा की तरह टकराव वाले रास्ते पर नहीं चलते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को बचा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि यही उनकी ताकत है। इसीलिए उन्होंने आक्रोशित युवाओं के लिए गली से रास्ता निकाला। और सुनिए किस तरह से कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर दोनों को स्टेज पर बुलाया और उनसे ही भाषण दिलवाया। मुझे लग रहा है कि आज तक की किसी रैली में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जयपुर का पुलिस कमिश्नर और जयपुर का डिविजनल कमिश्नर इस तरह से मंच पर माइक थामे ये बता रहा है कि सरकार हमारी कितनी संवेदनशील है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। पेपर लीक को लेकर हम गंभीर हैं। और बीजू जॉर्ज जोसेफ अपनी तरह की हिंदी में जब भाषण देना शुरू किए। नमस्कार। आपके सांसद महोदय से हमारा बातें होगी। आपके जो मांगे हैं वो सक्षम स्तर पर उनका परीक्षण होगा। मजबूती से आपका पक्ष राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। पूरी तरह राज्य सरकार संवेदनशील है आपके पक्ष के देखे हुए। और माननीय सांसद महोदय जो भी मांगे रखा है उसको हम सरकार के सामने पेश करेंगे और इसके बाद आपके फेवरेबल हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हो तो आप बचकर भागोगे कैसे, मुश्किल होता है। वो कह रहे हैं, बीच बीच में बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर को और डिविजनल कमिश्नर को कि आपको बोलना क्या है। अब देखिए, अब डिविजनल कमिश्नर को बुला के लाए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि बोले क्या। जो मुद्दा उठाया गया है, ये सरकार हमेशा से इसके प्रति काफी गंभीर है और जिन मुद्दों को आज आपने ज्ञापन के द्वारा हमारे सामने रखा है, सरकार उस पर न्यायपूर्वक विचार करेगी, परीक्षण करेगी और जो भी होगा उस पर न्यायपूर्वक विचार किया जाएगा। सरकार युवाओं के भविष्य के प्रति काफी गंभीर है, इसका बार बार आपको अनुभव भी कराया गया है और आज आपने जो मुद्दे रखे हैं उसका भी हम परीक्षण करेंगे। और इस तरह से आक्रोश रैली खत्म हुई। मगर हम चर्चा कर रहे हैं कि आक्रोश रैली में क्या क्या हुआ। देखिए, आक्रोश रैली को अगर सियासी नजरिए से देखें तो हनुमान बेनीवाल खींवसर हारने के बाद से नेपथ्य में चले गए थे और हारने के बाद भी मैंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल उस मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के घड़े को फोड़ा नहीं जा सकता है। वो बार बार कुम्हार की चाक पर आकर घड़ा बनकर फिर से चुनौती देंगे और यही होता हुआ नजर आ रहा है। खींवसर हारने के बाद वो अवसाद में नहीं बैठे, बल्कि एक उचित मुद्दे की तलाश में थे और वो तलाश खत्म हुई पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर। क्योंकि सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कराने को लेकर लोगों में एक आक्रोश था और भजन लाल सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर अपना पैर खींच रही थी पीछे, हनुमान बेनीवाल को लगा कि यही समय है और सही समय है कि युवाओं के मुद्दों को लपका जाए। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की इस प्रचंड गर्मी में
इतना आसान काम नहीं था कि आप शहीद स्मारक पर रोज बैठो, यह नहीं जानते हुए कि इस धरने का अंत किस तरह से होगा, इसका परिणाम क्या है। मगर वो बैठे रहे इस उम्मीद में कि सरकार तो झुकेगी ही, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि जब ये बैठते हैं तो कुछ लेकर उठते हैं। और देखिए, ये इस बात को समझते हैं कि ये युवाओं का जो मुद्दा है ये एक संगठित मुद्दा नहीं है, वरना कोई भी नेता इस मुद्दे से डरता इसीलिए नहीं डरता है कि युवा जाति और धर्म में बटे हुए हैं। और हनुमान बेनीवाल इस बात को समझते हैं, लिहाजा उन्होंने आज तेजाजी महाराज के नारों से पूरे पंडाल को गूंजाया और गूंजाते ही रहे। और यहां से उन्होंने एक संदेश दिया है कि जाटों का असली नेता तो मैं ही हूं, जो ये घूम रहे हैं। उन्होंने कहा 18 और 23 में अगर मैं इनका इलाज कर देता तो ये अब तक घर सो रहे होते, मगर हमने ही कहा कि अपने लोगों को, अपना लोग समझ रहे हैं ना, मतलब जाट नेता, अपने लोगों को नहीं मारना चाहिए। और आज मुझे ही आंख दिखा रहे हैं, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है। गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी ये दो नेता हैं कांग्रेस में जो इन्हें लगता है कि वो बड़े जाट नेता बनने के रास्ते में हैं और हनुमान बेनीवाल पीछे चले गए हैं। मगर हनुमान बेनीवाल को धक्का देकर आगे निकलना आता है। उन्होंने ये भी कहा कि खींवसर में हम 1 लाख हैं और बाकी जातियों को मिलाकर हम 2 लाख हैं, और 80,000 वाला तुम्हें हरा दिया, ये मैं नहीं हारा हूं, ये तुम हारे हो। 80,000 वाला समझते हैं राजपूत और 1 लाख वाला जाट, यानी कि जाटों को सबने मिलकर हरा दिया। ये तुम्हारी हार है। अगर हम जीत गए रहते तो उस राजपूत का, गजन सिंह खींवसर का मूंछ कट गया होता। अब इतने साफ शब्दों में वो नहीं कहते हैं, मगर वो जानते हैं कि खोई हुई राजनीतिक जमीन भी हमें पानी है, और खोई हुई राजनीतिक जमीन कैसे पाया जाए इस बात को भी समझते हैं। आज वो जब नारे लगा रहे थे तो महाराजा सूरजमल के नारे पहले लगा रहे थे और महाराणा प्रताप के नारे बाद में लगा रहे थे, यानी कि संकेत साफ है कि मुझे कहां कैसे राजनीति करनी है। जब वो कह रहे थे तेजाजी महाराज की जय हो, सूरजमल महाराज की जय हो, रामसा पीर की जय हो, देवनारायण जी की जय हो, भगत सिंह जी की जय हो, गोकुला जाट की जय हो, तो इस जय में उनकी जय वाली राजनीति को समझिए कि वो किसे साधना चाह रहे हैं और कहां साधना चाह रहे हैं। उन्होंने बार बार ये सफाई दी कि मैं जात की राजनीति नहीं करता, मगर वो समझाते नजर आए कि जाटों अब भी इकट्ठा हो जाओ, अब भी वक्त है, पीछे पीछे घूमोगे कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हालांकि उन्होंने भजनलाल शर्मा पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि आदिवासी और दलित जो हैं आरपीएससी के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए, और जो शिव सिंह राठौड़ हैं या फिर संजय स्रोतीय हैं या भूपेंद्र यादव हैं, इन लोगों को नहीं पकड़ा गया, इनसे पूछताछ नहीं की गई। ये घोर जातिवादी अप्रोच है भजनलाल सरकार का। तेजाजी महाराज के जब वो नारे लगा रहे थे तो जिस तरह से रिस्पांस आ रहा था, उस रिस्पांस को भी देखकर आप कह सकते हैं कि ज्यादातर भीड़ जो आई थी वो हनुमान बेनीवाल को व्यक्तिगत रूप से चाहने वाले जाट युवाओं की आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक अपना मांग पत्र भी रखा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम क्या क्या करेंगे और इस सरकार से हम क्या चाहते हैं। रीट परीक्षा जो हुई थी उस समय उसकी सीबीआई जांच, सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कराकर सीबीआई जांच, आरपीएससी का पुनर्गठन, इन सारे चीजों के लिए वो कहते नजर आए। और इसी साथ साथ वो अपने जाति वाली राजनीति का भी एजेंडा रख दे रहे थे। जब कह रहे थे वो कि पानीपत फिल्म आई तो बताओ कौन लड़ा, महाराजा सूरजमल के बारे में उनका चित्रण जो खराब किया गया था तो मैं लड़ा और संसद में आवाज उठाई और पानीपत
फिल्म से वो चित्र निकाला गया। वो राजस्थान में प्रतीकों के सहारे, सूरजमल के सहारे वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जाटों का नेता मैं ही हूं, और भीड़ जिस तरह से आई और भीड़ का रिस्पॉन्स जिस तरह से आया, कोई कितना भी गाना बजा ले डीजे का, मगर हनुमान बेनीवाल ने यह दिखा दिया है कि खास करके जाट युवाओं में इनकी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही है। हालांकि देखिए, किसी भी नेता को राजनीति करने के लिए अपनी जाति की जरूरत पड़ती है, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, मगर चूंकि हनुमान बेनीवाल जिस जाति के हैं उस जाति के नेता ज्यादा हैं और वो ज्यादा मुखर हैं, इसलिए हनुमान बेनीवाल को खुलकर मैदान में आना पड़ता है। बार बार वो समझाते नजर आए कि तुम्हारे लिए लड़ता कौन है, मैं ही तो लड़ता हूं। क्यों सर तुमने मुझे हरा दिया? और हमने पूछा कि क्यों हरा दिया, तो कहा कि भोपा जी को जिताया इसलिए कि गाय बछड़े का इलाज करता है। अब बताओ, मैं तुम्हारे लिए दिल्ली में लड़ूं या तुम्हारे लिए गाय बछड़ों का इलाज करूं? यह भी सफाई देते नजर आए कि हम तुमसे ही पूछकर राजनीति करते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, मगर तुमने ही कहा था भाई को टिकट दो तो भाई को टिकट दिया था, तुमने ही कहा था परिवार को टिकट दो तो परिवार का टिकट दिया था। मैं सोचता था कि सब मिल जाएंगे तो मैं कैसे उलझ जाऊंगा। इस बार यह भी समझ गया मैं कि सब मिल जाएंगे तो कैसे उलझ जाऊंगा, जिस तरह से खींवसर में हमने उलझा। कांग्रेस पर भी बड़ा आरोप लगाया कि कैसे धोखा दिया कांग्रेस के अपने ही लोगों ने, जाट नेताओं ने। वो कह रहे थे हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा को कि वो मेदाराम बेनीवाल को लेकर चले गए और नागौर में गठबंधन भी नहीं होने दे रहे थे संसद के चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में खींवसर में तो होने ही नहीं दिया। इशारों में उन्होंने कहा कि मैं उस तरह का नेता नहीं हूं जो लड़ाई लड़ते लड़ते किसी पार्टी में चला जाऊं। आप समझ सकते हैं किसके बारे में कह रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए एक ही है और वो डीएनए लड़ने वाला डीएनए है, और इसी वजह से मैं डरता नहीं हूं। एक मेरी कमजोरी है जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी होता है कि मैं किसी से कभी डरा नहीं। मैं अकेले ही लड़ा हूं और अकेले ही लड़ता रहूंगा, तुम्हारे भरोसे लड़ता हूं। सभी पार्टियों के नेताओं के घर में अलग अलग नेताओं की तस्वीर है, मगर हमारे घर में तेजा जी की तस्वीर है। तो देखिए, हनुमान बेनीवाल की अगर सियासत को आप देखेंगे तो वो युवाओं के मुद्दे को समझते हैं, युवाओं के मुद्दे को लेकर किस तरह से खास तौर से ओबीसी को साधते नजर आए। जब गुर्जर, मीणा, मुसलमान, दलित, इन जातियों की बात करते नजर आए, वो जानबूझकर ब्राह्मण और राजपूतों जैसी जातियों को ज्यादा छुए नहीं। वो जानते हैं वो इनको वोट देंगे नहीं, पर क्या हनुमान बेनीवाल यहां से उठ खड़े हो पाएंगे? क्योंकि मानसरोवर की जिस रैली में इस पार्टी का उन्होंने गठन किया था, उसमें इससे भी ज्यादा प्रचंड भीड़ आई थी। वो अपने आप में कीर्तिमान था, मगर धीरे धीरे वो पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं कर पाए। और मैं बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं जो अभी दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं यहां से जाकर। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने इतने दिनों में अपने आचार विचार को भी बदला है, पार्टी का संगठन कैसे खड़ा हो, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आंदोलन किया है वो पोस्ट पर बैठाए जाएंगे। अगर ऐसा हो पाता है, पता नहीं तीसरी शक्ति वो खड़ा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मगर होता है तो राजस्थान के लिए अच्छा है। और देखिए, हनुमान बेनीवाल के बारे में मैं एक बात बता दूं कि मैं कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर बॉर्डर पर गया था। वहां पर एक गांव में बम को डिफ्यूज किया जा रहा था। एक व्यक्ति आया कि मैं आपको बहुत सुनता हूं, मैं हनुमान बेनीवाल का प्रशंसक हूं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में गया था मैं, और बीकानेर में माइक लगाकर इंटरव्यू ले रहा था। पीछे से एक चिल्लाने लगा हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हालांकि बीजेपी वालों से शांत कराया। तो हनुमान बेनीवाल के प्रशंसक जो हैं व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान के हर कोने में आपको मिल जाएंगे। अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो देखिए, इसमें दो लोगों का बड़ा योगदान है। अच्छा लगे या बुरा लगे, सच्चाई यही है कि भजन लाल शर्मा अगर सरकार में नहीं आते तो इस परीक्षा की जांच नहीं हो पाती। किरोड़ीलाल मीणा तमाम परीक्षाओं के जांच की मांग उठाते थे, मगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच की मांग उठाया नहीं उन्होंने। कभी कभी हम सवाल पूछ लेते थे तो एक लाइन बोल देते थे, फिर दूसरी परीक्षाओं पर चले जाते थे। रीट
रद्द कराने का पूरा श्रेय उनका है, मगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा की जांच भजनलाल शर्मा के आने की वजह से हुई है और ये लंबा आंदोलन सरकार पर जो दबाव बढ़ा है वो हनुमान बेनीवाल की वजह से बढ़ रहा है। ये एक सच्चाई है। अगर हाईकोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर देती है तो हनुमान बेनीवाल का कद निश्चित रूप से बढ़ेगा, युवाओं में और अपनी जाति में भी। उन्होंने इस रैली के जरिए संदेश दिया है कि ऐसा मत समझना कि मैं खारिज हो गया हूं। हनुमान बेनीवाल का जिस तरह से एक युवाओं के साथ अटैचमेंट है, उनके घर पर चले जाइए और देखिए किस तरह से एक नेता और कार्यकर्ता की बातचीत नहीं होती है, दोस्तों वाली बातचीत होती है। और आज बड़ी संख्या में लड़कियां भी आई थी। उन्होंने कहा अगर 30% ये लड़कियां हमारी रैलियों में आने लगे तो उस दिन हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। जिस तरह का आक्रोश था, भीड़ थी, उस लिहाज से उन्होंने बड़ी टैक्टफुली इसे हैंडल करके इस रैली को खत्म किया है, मगर इसकी गूंज बहुत दिनों तक रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी के नेता अगर इस प्रचंड गर्मी में रैली करना चाहेंगे तो फिर से उन्होंने एक लकीर खींच दी है, इससे ज्यादा भीड़ लानी होगी। और कल कांग्रेस की रैली बाड़मेर में है, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर वाला रिकॉर्ड कभी टूटता है क्या। वैसी भीड़ तो मैंने कभी देखी नहीं। और आज जयपुर में भी उन्होंने ताकत दिखाई है। जो लोग कहते थे कि शहीद स्मारक पर भीड़ नहीं आ रही है, उन्होंने दिखा दिया कि हनुमान बेनीवाल जब चाहेगा तो भीड़ कभी भी बुला सकते हैं। हनुमान बेनीवाल की राजनीति को खारिज करना मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल बार बार खारिज होने के बाद लौट कर आए हैं। बस उन्हें बाकी नेताओं को अपने साथ जोड़ना और उनके साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। खुद में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो एक समूह के तौर पर पार्टी को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे से वो आगे राजस्थान की राजनीति में अपना प्रभाव और निखारेंगे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शर्मा।